हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें विलम्ब हो जा रहा है थोड़ा ज़्यादा, इसका एक क्लास डालते हैं। क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। बच्चों, मापन एवं मात्रक आप सब लोग जानते हैं कि मापन क्या है, मापन किसे कहते हैं और मात्रक है क्या, उसके बारे में हम लोग आज विधिवत स्टडी करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ये, इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां उदाहरण के द्वारा देखेंगे। प्राचीन काल में मापन कैसे स्टार्ट हुआ उसको देखेंगे। मापन क्यों आवश्यक है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। मापन है क्या, भौतिक राशियां क्या है और मापन के जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं। दूरी मापने की कौन सी इकाई होती है, जैसे यहाँ से हम आसमान में तारों की दूरी मापना है, यहाँ से लेकर तारों को कैसे मापना संभव है, किस प्रकार से मापते हैं। बड़े पिंड की चौड़ाई व्यास कैसे ज्ञात कर लेते हैं, पृथ्वी का व्यास कितना है कैसे ज्ञात कर लेंगे, चंद्रमा का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपने पृथ्वी से, है ना। ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले बच्चों की जो मापन है, मापन किसका किया जाता है, तो सबसे पहले बात है कि एक होती है भौतिक राशि। आप ध्यान देंगे भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशियां अभी हम डिफिनेशन बता रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे अंदर में जाके। अभी आप पहले समझिए, भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनका मापन करना संभव है, यानी जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका मापन हम कर सकते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। मेजरमेंट मीन्स मापन, उसका मापन हम आसानी से कर सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और आप लोग बताएंगे हमें कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनका मापन हम नहीं कर सकते। कोई सी राशि है क्या, आप बताएंगे हम कमेंट में, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या हो गई, भौतिक राशि वो राशियां होती है जिनका मापन किया जा सकता है, वही है भौतिक राशि। भौतिक मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स की जो क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए जो जिन राशियों का जो राशियां हैं जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ पे आती है कि भौतिक राशियां, तो हमने बता दिया कि भौतिक राशि जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भौतिकी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि एक प्रायोगिक विज्ञान है ना, प्रायोगिक सब्जेक्ट है। तो हमको मापन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। बिना मापन के हम इसकी सारे नियमों को और सारे जो नियम है और समीकरण है इन सभी को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बिना मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट यानी कि मापन हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको अगर भौतिकी के नियमों को समझना है, भौतिकी के नियमों को समझना है, उसके समीकरण को समझना है, तो हमें मेजरमेंट आवश्यक है और हमको मेजरमेंट सीखना बहुत आवश्यक है। और मेजरमेंट किसका होता है, भौतिक राशियों का होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, याद रखेंगे। भौतिक राशि मैंने बताया, भौतिक राशि है जिनका मापन हम कर सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। और जिनका मापन हम कर सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। बच्चों, एक होता है कौन सा, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जो दूसरे पे आधारित नहीं होती, केवल पूर्णतः वह स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, एक किसी भी वस्तु की लेंथ क्या होती है, उसकी लंबाई। तो वो लंबाई जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, लंबाई स्वतंत्र है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता, ये सारी चीजें हैं जिनका जो क्या है मूल राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, वे राशियां जो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनको हम मूल राशियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, मूल राशि क्या, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जैसे मैंने बताया कि लंबाई, लंबाई ठीक है, स्वतंत्र है पूर्णतः, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पे लिख दिए क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है। लंबाई को किससे मापेंगे हम लोग,
मीटर से, तो लंबाई को माप दिया मीटर से और चौड़ाई को माप दिया मीटर से, तो क्या बन गया ये 1 मीटर 2 मीटर, मतलब 2 मीटर के द्वारा ना क्षेत्रफल बना। मतलब कि अगर ये मीटर नहीं होता मूल राशि तो क्या क्षेत्रफल बनता? क्षेत्रफल को कैसे हम डिनोट कर पाते? क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यानी कि दो लंबाई से एक क्षेत्रफल बनता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं बच्चों। ये व्युत्पन्न राशि है, ये मूल राशि है, और ये व्युत्पन्न राशि इसलिए है क्योंकि मूल राशि से मिलके बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। ठीक इसी प्रकार से मात्रक होता है। यही पे आपको मैं समझाता हूं मात्रक है क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मूल राशि को जिसके द्वारा मापा जाता है, मूल राशि को जिसके द्वारा मापा जाता है वो होता है मूल मात्रक। व्युत्पन्न राशि को जिससे मापा जाता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। मेजर समझ में आ रहा है? यूनिट्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट समझ में आ रहा है? तो देखिए भौतिक राशियां 2 प्रकार की बच्चों, एकदम क्लियर है, समझिए इसको, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है? राशियां कितने, भौतिक राशियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल मतलब जो स्टैंडर्ड हो, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हो, जैसे कि लंबाई क्या है? मूल राशि है। लंबाई है ना, द्रव्यमान, समय, सब लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि मूल राशियां क्या है, जो पूर्णतः स्वतंत्र। तो कितने मूल राशियां? 7 हैं। और उन्हीं को जिसके द्वारा हम मापेंगे, जैसे कि लंबाई किससे मापेंगे? मीटर से, मीटर स्केल। द्रव्यमान किससे? किलोग्राम से। समय को सेकेंड से। ये सारी चीजें मापने वाली है ना। तो मूल राशियों को हम जिसके द्वारा मापते हैं वो कहलाता है उसका मात्रक। क्या समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका मूल। देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों ना। मूल राशियों को जिससे मापा जाए तो उसे क्या करते हैं हम लोग, बताइए? मूल मात्रक। क्या बोलेंगे इसे? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों को जिससे मापा जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ रहा है? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया? ये है आपका मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ गया ना? मूल राशियां देखिए, मूल राशि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिराइव यूनिट। ठीक है? अब अगर मैं यहां पे लिखूं वेग, वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? मूल राशि एक व्युत्पन्न राशि है। तब कैसे जानेंगे? देखिए मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सा यहां पे लिख दूं मैं? मूल राशियां 7। पहला क्या? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा टेम्परेचर यानी कि ताप। देखिए लेंथ, मास, टाइम, ठीक ना, टेम्परेचर 4 हो गए। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। एक होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और क्या होता है भाई? 5 हो गए। पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता हो गया, और विद्युत धारा, विद्युत
धारा कितने हो गए? 6 हो गए। कौन सा बचा? कितने हो गए? 4 3 7 हो गए टोटल। लंबाई, लंबाई ये सारी राशियां क्या हैं? ये है मूल राशियां। क्या है बच्चों? ये मूल राशियां। अब इन 7 को छोड़ के जितनी भी राशियां आएंगी वो सभी राशियां कौन सी होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। याद रखेंगे, जैसे हमने बोला यहाँ पे क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसको? एरिया। क्या होता है ये? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो जो एरिया है ये लेंथ इंटू ब्रेथ से मिलकर बना है, या हम चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं? एक लंबाई ही ना है वो। लंबाई मतलब कि जिससे हम इसको मेजरमेंट करेंगे उसी उपकरण के द्वारा हम चौड़ाई को भी मेजरमेंट करेंगे। इसलिए ये दोनों क्वांटिटी जो है वो लेंथ ही है। तो दो लेंथ के द्वारा एक एरिया बना, एक क्षेत्रफल बना, इसलिए ये क्या है? कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब वही तो बात आपको समझा रहा हूं मैं कि मूल राशियों को जिसके द्वारा मापते हैं वो मूल मात्रक कहलाता है। इससे लंबाई किससे मापते हैं हम लोग? मीटर से। द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकेंड से, ताप को केल्विन से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। किससे? मोल से। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, सीडी दर्शाते हैं कैंडेला को। विद्युत धारा को एम्पियर से। तो दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या चीज होती है। मूल राशियां क्या है? मूल राशियों को जिससे मापते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मूल मात्रक। व्युत्पन्न राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियों को जिससे मापते हैं वो होता है उसका मात्रक, यानी कि यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं। क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं, वेलोसिटी। बस समझ में आ रहा है बच्चों? डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व। टेक्निकल वर्ड है, सारे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश दोनों को आपको पता चलना चाहिए। वेग इक्वल टू क्या होता है बताइए तो? विस्थापन बटे समय। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू होता है आयतन इक्वल टू क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए इसमें आप बिल्कुल ये सब कैसी राशियां हैं? क्या ये मूल राशि है? क्या ये वाली जो है ये मूल राशियां हैं? नहीं है। यानी कि ये कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं, डिराइव यूनिट्स हैं। डिराइव क्वांटिटी, सॉरी डिराइव क्वांटिटी है ये। और ये इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट मतलब जैसे इसको हम मेजरमेंट करेंगे, ये होगा इसके डिराइव यूनिट्स। तो ये बच्चों ये जो है ये वाली जो है ये क्या है? जिसके द्वारा हम इसको मेजरमेंट करते हैं, तो ये कहलाएगी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूल मात्रक। बात समझ में आ गया? अब इसको देखिए, इसको कैसे? लेंथ इंटू, इसका लेंथ को किससे मापेंगे? मीटर से। 1 मीटर रहो तो क्या हो गया? ये मीटर का स्क्वायर मीन्स की मीटर का स्क्वायर। विस्थापन मतलब कि क्या होता है? ये भी लंबाई है, तो लंबाई को किससे मापेंगे हम लोग? मीटर से। समय क्या है? समय को हमेशा समय को किससे मापते हैं हम लोग? इस सेकंड से। तो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई किससे मापेंगे हम लोग? मीटर से। चौड़ाई किससे मापेंगे? मीटर से। ऊंचाई किससे मापेंगे? मीटर से। यानी कि मीटर की पावर 3 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। द्रव्य, अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान किससे मापते हैं? देखिए यहाँ पे केजी और आयतन में क्या है? देखिए आयतन किससे मापते हैं? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो हमारे वैल्यू आएंगे किससे मापते हैं इसको हम लोग? ये जो यूनिट्स है जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग डिराइव यूनिट्स। बात समझ में आ पा रही है? पूरा क्लियर हो रहा है कि क्या है?
फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइव यूनिट क्या है, और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात यहाँ पे यह आती है, ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, आपको इसका इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री, किस प्रकार से इसकी आवश्यकता हुई। मापन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मापन की आवश्यकता। ये तो आपकी होगी भौतिक राशियां। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, बताइए। भौतिक राशियां कितने प्रकार की, देखिए एक मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं आपको समझने के लिए। फंडामेंटल डिराइव, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, आपको मूल राशियां जो साथ है वो याद होनी चाहिए, और उसके मात्रक आपके मुंह पे, आपके होठ पे हमेशा याद होना चाहिए। याद रखेंगे इसको, क्योंकि उसी के द्वारा हम डिराइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों को हम ज्ञात करते हैं। तो मूल राशियां जो साथ हैं, मैंने बताया अभी, उसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कभी नहीं भूलना उसको। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए भाई, बात समझिएगा। भौतिक राशियां, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है मूल राशियां, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड है आपका व्युत्पन्न राशियां, इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, सॉरी क्वांटिटी, ठीक है। तो याद समझ में आ गया। मूल भौतिक राशि जिसका मापन हम कर सकते हैं, सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। कितने प्रकार की राशियों को माप सकते हैं, 2 प्रकार की, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि मतलब इसमें क्या क्या हो गया भाई, लंबाई हो गया, पहला क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, है ना, ज्योति तीव्रता, और क्या है, धारा, धारा को बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, और क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल। अब ये हो गए आपके मूल राशियां। व्युत्पन्न राशियां कितनी हैं, बता सकते हैं क्या, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, सारी ये जो राशियां हैं, ये कौन सी हैं, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। चूंकि इनकी संख्या असीमित है, कई सारे हैं, इसलिए इसको हम लिख देंगे क्या है, ये असीमित है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त होती है, तो कई सारी हैं, वो बन सकती हैं। आप दूसरी चीज देखिए भैया, मूल राशि जिससे मापते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये तो मूल राशियां हो गई। इसका मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग मूल मात्रक। बात समझ में आ गया। मूल मात्रक कितने हो गए, जितने मूल राशियां हैं 7। तो लेंथ को मानते हैं मीटर, द्रव्यमान को मानते हैं किलोग्राम, समय को सेकेंड, ताप को केल्विन, पदार्थ की मात्रा को मोल, केल्विन मतलब कैपिटल के, अभी बताएंगे ऐसा क्यों लेते हैं। पदार्थ की मतलब ज्योति की तीव्रता को CD, इसको बोलते हैं कैंडेला, क्या बोलते हैं, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एम्पियर होता है धारा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यानी कि ये मूल राशियां हैं, इन राशियों को जिसके द्वारा हम मापते हैं, जैसे कि लंबाई को किसे मापते हैं, मीटर से। तो मीटर क्या होगा, ये क्या होगा, ये मात्रक होगा, मापन हो, मापन इससे हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, मीटर से। तो ये मीटर क्या होगा, ये मात्रक होगा। जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान जैसे चीनी, एक को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 किलो चीनी, तो किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को कीजिए किलोग्राम। समय को किसे मापते हैं हम लोग, सेकेंड से। ताप को केल्विन से मापते हैं। इसलिए जिसके भौतिक राशियों को जिससे मापते हैं वो क्या कहलाता है, उसका मात्रक। तो हमने बच्चों भौतिक राशियां 2 प्रकार की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। जिसको जिससे मापते हैं वो क्या कहलाता है, आपका मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित होती है और
ये भी, क्योंकि ये मूल राशियां क्या है, असीमित है, तो इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो असीमित संख्या में होगा। और ये क्या है, मूल राशि जिससे मापते हैं वो मूल मात्रक, इसकी सीमित संख्या है 7। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसमें 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे। एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, पूरक मात्रक। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अब हम लोग इसके आगे ये जानने का प्रयास करेंगे कि मापन की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। बिना मापन का हमारा काम नहीं हो सकता था क्या? मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो मापन मेजरमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चों फिजिक्स की जो परिभाषा, 2-3 परिभाषाएं हैं, मैंने आपको बताया है। पहला तो क्या था, फिजिक्स क्या है, पदार्थ जो होता है अपना स्टेट परिवर्तन करता है, चेंज करता है, उसका अध्ययन करके फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, वो फिजिक्स कहलाता है। ठीक है ना? तो अगर हमको प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे उसका अध्ययन? जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी पिंड को यदि हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ऊपर छोड़ते हैं तो नीचे आता है, तो इसके बारे में अध्ययन हमको करना है। ये वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, वो पूरा अध्ययन कहलाएगा फिजिक्स के अंतर्गत। तो ये चूंकि ये फिजिक्स के अंतर्गत कहलाएगा, तो इसकी जो ये गिर रही है तो क्यों गिर रही है, प्रारंभ में इसकी वेलोसिटी कितने वेग से गिर रही थी, क्या इसका वेग हर जगह समान रहेगा, क्या जितना वेग हम गिराते समय इसका वेग है क्या उतना ही ये पूरा नीचे तक समान वेग रहेगा, या बीच में वेग परिवर्तन होगा, कितने बल से खींच रहा है पृथ्वी इसको, ये सारी चीजों का हम कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। मतलब इन चीजों का यदि हम गणना नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, परिमाणात्मक वैल्यू अगर हम इसका प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उसके उस नियम को, कौन सा नियम के द्वारा गिर रहा है, किस नियम से गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो उनके नियम को अगर हमको पूरी तरीके से जानना है तो हमको उसका मेजरमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उसका मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम जान नहीं सकते कि ये नियम किस प्रकार से काम कर रहा है। इसलिए भौतिकी जो है वो एक प्रयोगात्मक विज्ञान भी माना जाता है। भौतिकी की दूसरी परिभाषा क्या है, भौतिकी एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रयोगात्मक मतलब क्या, प्रयोग के द्वारा। अब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमको उसका वैल्यू क्वांटिटी जाननी पड़ेगी ना। इसलिए भौतिकी एक प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिकी में कई सारे नियम हैं, बिना नियमों का हम भौतिकी को समझ नहीं सकते। इसलिए भौतिकी को समझने के लिए हमें उसकी गणना करना परम आवश्यक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना? तो भौतिकी को एक चीज और बोलते हैं, भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। मापन विज्ञान और यथार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। अब आगे जो मापन है, मापन की भी 2 विधियां होती हैं, ये आप ध्यान देंगे। मापन की विधियां, मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन की विधियां, थोड़ा सा उसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मापन की विधियां 2 प्रकार की, किसकी, भौतिक राशियों की मापन की विधियां, मापन की मेथड ऑफ मेजरमेंट 2 प्रकार से होता है भी मेजरमेंट। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बात समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम इसको मेजरमेंट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो प्रत्यक्ष विधि एक होता है, दूसरा यह प्रत्यक्ष विधि और यह है अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट, नाम से स्पष्ट है बच्चों। 2 प्रकार से हम किसी भौतिक राशियों को कितने प्रकार से माप सकते हैं, किसी भौतिक राशि को हम 2 प्रकार से माप सकते हैं, या 2 प्रकार से मापने की विधियां हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं तब समझ में आएगा आपको कि एक पेंडुलम है। क्या है ये पेंडुलम जानते हो ना, कि जो दोलन करता है। यदि एक बॉल को हम डोरी से बांध के इसे लटका दें और उसको हम अगर यहाँ पे छोड़ें और वो दोलन करना शुरू कर देता है, तो उसके दोलन को हम
एक सिंपल स्टॉप वॉच लेके, स्टॉप वॉच जो होता है आप जानते होंगे, जैसे हम लोग एथलेटिक्स जब दौड़ते हैं तो स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं, कितने समय में कितना रेस लगाया उसको मापते हैं ना। तो स्टॉप वॉच की सहायता से, अब तो मोबाइल में भी आता है स्टॉप वॉच वगैरह सारी चीजें, तो उसको हम सीधे तरीके से स्टॉप वॉच चालू करके हम इस प्रत्यक्ष विधि, पेंडुलम की जो गति हुई, दोलन गति कर रही है, उसको हम लोग स्टॉप वॉच की सहायता से डायरेक्ट नाप सकते हैं। इसलिए वो प्रत्यक्ष विधि कहलाएगा, क्योंकि हम उसको सीधे डायरेक्ट एक ही मेथड के द्वारा, एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम उसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि मतलब जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसको हम लोग सीधे एक उपकरण से या डायरेक्ट हम उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते। उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष विधि। जैसे कि पृथ्वी है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, तो उसकी जो मेजरमेंट, उसकी जो ये है, उसको हम किसी एक साधारण सिंपल घड़ी के द्वारा हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए कई सारी चीजें, कितने वेग से मूव कर रहा है ना, ये सारी चीजें हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें कई सारे उपकरण लगते हैं, तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि। बात समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आप समझ गए बात हम क्या बताना चाहते हैं, जिसको हम एक सिंपल साधारण एक विधि को, मतलब कि इसको हम साधारण उपकरण से हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि उसके लिए हमको कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। बस समझ में आ गया? ये हो गया आपका बच्चों क्या, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि से मापन। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे थोड़ा सा मापन की आवश्यकता, ठीक है। तो मापन की आवश्यकता आपको समझ में आ पा रही है कि क्या है, क्यों मापन की आवश्यकता हुई? जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगर किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे हम गिरा रहे हैं तो उस नियम को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सारे परिमाणात्मक वैल्यू हमें पता होने चाहिए। वेग कितने वेग से गिर रहा है, क्या सभी जगह वेग समान है, ये सारी चीजों को जानने के लिए क्या पता हमको करना पड़ेगा, बताइए। इसी के लिए ना हमको, इसीलिए तो मापन की आवश्यकता हुई, इसीलिए तो मापन की आवश्यकता है। मापन जो है ये वैदिक काल से, ऋग्वेदिक 8000 वर्ष पूर्व से ही ये सब चलते आ रहा है। और मापन जो है, इसकी जो जानकारी है, ये बहुत पहले से लोगों के अंतर्गत है, बहुत पहले से ही लोगों के अंतर्गत है ना। जैसे कि मान लीजिए कि प्राचीन में जो भी, जैसे कि आज से लगभग 200, 300, 400 साल पहले जब मापन नहीं था, या इसके इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लंबाई के लिए मीटर, ये स्केल सब नहीं था, किलोग्राम नहीं था, तो कैसे मेजरमेंट करते थे? देखिए, हम जैसे तो आप लोगों को बताया था कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर हमारा आंख, हाथ, नाक के द्वारा हम किसी वस्तु को सूंघ के बता सकते हैं कि ये कितना, ये कड़वा है और ये सुगंधित सब दूसरे टाइप का है। लेकिन हम उसकी अपने हाथ से दो वस्तुओं को हमने लिया, अपने हाथ से हमने दो वस्तुओं को लिया, एक पेन और एक ये, इसको हम अपने हाथ से इसका जो वेट है उसको हम बता सकते हैं कि ये भारी है और ये हल्का है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना भारी है और ये इससे कितना हल्का है। मतलब तुलनात्मक रूप से अध्ययन तो हम कर सकते हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके हम ये बता सकते हैं कि ये हल्का है और ये भारी है, लेकिन हम उसका परिमाणात्मक यानी कि संख्यात्मक मान नहीं बता सकते कि ये कितना भारी है इससे। समझ में आ रहा है? तो मापन जो है एक तुलनात्मक विधि है, तुलना को ही मेजरमेंट कहते हैं। एक बात और आप याद रखेंगे कि तुलना ही मापन है। किसी एक मानक स्टैंडर्ड से किसी दूसरे राशि को जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो वो होता है मापन। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, वो स्टैंडर्ड पैमाना, उसी को बोलते हैं मानक संदर्भ। क्या बोलते हैं उसको? मानक संदर्भ। ये बना दिया गया है। एक इंटरनेशनल जब एक बैठक होती है तो उसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ेंगे आगे, उसमें ये सारी चीजों को प्राथमिकता दिया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि यही 1 किलोग्राम है। ये नहीं कि इंडिया में हम उसको 1 किलोग्राम बोल रहे हैं और पाकिस्तान में उसी को कुछ और चीजें है, नहीं। किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है जो पूरे ओवर वर्ल्ड में केजी ही इस्तेमाल। 1 किलोग्राम अगर हम अमेरिका में भी जाके लेंगे तो उतनी ही क्वांटिटी में कोई भी वस्तु हमें मिलेगी। ये होता है स्टैंडर्ड, मानक संदर्भ इसे बोलते हैं, याद रखेंगे। मानक संदर्भ, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है मानक संदर्भ, याद रखेंगे बच्चों ना। तो किसी भी मानक संदर्भ से किसी वस्तु का तुलना करना, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान लंबाई क्या है? लंबाई को किसे मापते हैं? मीटर से ना। तो
तो जो मीटर स्केल यहाँ हमारे पास है वही मीटर स्केल पूरे वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में है। यानी कि जितना 1 मीटर यहाँ होगा उतना 1 मीटर। अगर हम इसको बोलें, इसको अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें इसकी लंबाई को, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आंख से हम देख सकते हैं। आंख हमारा ज्ञानेंद्रिय है, हाथ भी ज्ञानेंद्रिय है। तो हाथ से हमने तौल के बता दिया कि ये भारी है और ये हल्का है, लेकिन कितना भारी है ये हम नहीं बता पाए। इसी प्रकार से जो आंख होती है, आंख के द्वारा हम देख के किसी को छोटा या बड़ा बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता। इसमें देखिए दिख रहा है कि जो पेन है ये हल्का सा इससे बड़ा है, लेकिन हमें क्या बता पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, यह पेन इस मार्कर से कितना बड़ा है, क्या हमने इसको बता पाना संभव था? जब मापन अगर मीटर स्केल नहीं होता हमारे पास, सेंटीमीटर मीटर स्केल, तो क्या हम इसका परिणात्मक वैल्यू बता सकते थे? कितनी वैल्यू इसकी है, कितना लंबा है, ये नहीं बता सकते थे। तो ये सारी चीजें आई। हालांकि प्राचीन काल से ही मापन की पद्धतियां अलग अलग लोग मापते थे। जैसे आजकल भी आप लोग देखे होंगे कि ग्रामीण इलाकों में जैसे माताएं बहनें होती है जो कि मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहीं अपना बिजनेस करती हैं, जैसे कि दूध जिनके घर में होता है वही किसी को देती हैं। हमने भी देखा है सब चीजें। तो अगर उनको दूध बिक्री करती है अपने घर से, किसी सामान को देती है डेली वाला, तो उसको अगर दिन कैलकुलेशन करना हुआ, उन लोग ये पता चल जाता है कि 30 दिन मतलब 1 महीना होता है। तो 30 दिन किस प्रकार से वो लोग कैलकुलेशन करेंगे? हम लोग तो लिख लेंगे, 1 2 3 कैलेंडर देख लेंगे। वो लोग क्या करते थे कि गोबर से या तो जो मिट्टी से वो लोग रेखा बना देते थे। ऐसे 1 दिन दिए तो 1 दिन 1 रेखा बना दिए, दूसरे दिन दिए 2 रेखा बना दिए, 3 रेखा बना दिए। इस प्रकार से वो लोग करते थे। तो ये रेखा बना के भी वो लोग अपना मेजरमेंट, दिन का मेजरमेंट करते थे, समय का मेजरमेंट करते थे। बात समझ में आ रहा है? और प्राचीन काल में भी क्या होता था, जब मेजरमेंट नहीं थी तो बहुत सारे जो दुकानदार हैं, ठग लोग हैं, व्यापारी जो होते हैं, ठगी से बचने के लिए भी ये सारी चीज सीखने का प्रयास करने लगे। क्योंकि अगर व्यापार कर रहे हैं, कोई ठग दिया, हम लोग जैसे कि कुछ सामग्री खरीद रहे हैं और उसमें हम लोग को 1 किलो लेना है और कोई उसका आधा किलो देख के उसको भेज दिया, तो उसको अगर मेजरमेंट कैलकुलेशन, उस ठगने से बचने के लिए वो सारे चीजों को पता करना पड़ता था। उस टाइम पे भी जो राजा राजवाड़े होते थे, उस टाइम पे तो वही चलता था। तो उसमें भी क्या करते थे कि एक स्टैंडर्ड लगाते थे, एक सील लगाता था राजा हर एक बाट पे। अभी भी लगता है वो कि ये इतने समय तक ये वैलिड रहेगा, तो यही 1 किलो है, ये 100 ग्राम है, इस टाइप से। तो उससे तुलना करके लेते थे। जब मेजरमेंट नहीं था तो गांव में जो मुखिया होता था उसके द्वारा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ बोलते हैं, 1 बित्ता, 2 बित्ता, रति, मासा, ये सारे मात्रक के अब तो इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये रत्ती, मासा जो होता है, इन सारी चीजों का भी ये तोला, ये सारे वर्ड अब तो नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। बट ये सब फिजिक्स की क्वांटिटी, कैसे कैसे इसका मेजरमेंट होता है, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, एंशिएंट से ही पढ़ते आ रहे हैं। उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होती थी। जैसे कि एक गांव में अगर कुछ लंबाई में मापना है, हाथ से माप के ले जाना है, तो एक हाथ, किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा, समझ में आ रहा है? तो उस समय एक मुखिया होता था, उस मुखिया के पास जाते थे, वो नाप के देता था, क्योंकि उसका हाथ वही सबको देता था। तो परेशानियां थी, ये सारी चीजें सामने आती थी। और धीरे धीरे करके मापन और मेजरमेंट जो है ये बना, और इसको इस प्रकार से बना दिया गया कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी की वैल्यू एक समान हो। बात समझ में आ गया बच्चों? ये हो गया कि क्या मापन की आवश्यकता कितने प्रकार से हो सकती है मापन, ठीक है। और मापन क्या है? एक तुलना करने की एक प्रक्रिया भी होती है, जिसे मैंने आपको बता दिया। और संदर्भ मानक क्या होता है? संदर्भ मानक मायने की एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, जिससे हम तुलना करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिससे हम उसका तुलना करते हैं। तो मानक संदर्भ जैसे किलोग्राम, मीटर, ये सब मानक स्टैंडर्ड है, इसी के द्वारा हम तुलना करते हैं। जैसे कि एक बात और समझिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 मीटर, तो ये मीटर क्या है? ये 1 मीटर क्या है? ये मानक स्टैंडर्ड है। क्या ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है? ये मानक स्टैंडर्ड। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये जो मीटर है, ये 5 मीटर जो है, ये 1 मीटर की तुलना में 5 गुना है। तो तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मापन एक तुलनात्मक विधि है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर, तो ये है ही 1 मीटर, कितने गुना है ये? 5 गुना। या 1 मीटर को 5 बार जोड़ देंगे तो भी 5 मीटर आ जाएगा। तो ये तुलनात्मक मेथड हुआ ना, ये क्या हुआ? ये तुलनात्मक मेथड हुआ। इसमें कई सारे सिस्टम भी होता है, मीटर या सेंटीमीटर। जैसे कि एक चीज और देखिएगा ना, जैसे मान लिया हम लोग लिख दिया 1 मीटर,
या 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये दोनों तो बराबर न है, तो परिमाणात्मक वैल्यू को हम लिखते हैं n से अगर, और मान ये क्या है, मात्रक है। देखिए एक बात और भाई, मापन के लिए दो चीजों का, दो बात उस पर निर्भर करती है। मापन के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक परिमाणात्मक वैल्यू और एक मात्रक। परिमाणात्मक वैल्यू, मात्रक। हमने लिखा 5 kg, तो ये है परिमाणात्मक वैल्यू, ये है मात्रक। यानी कि ये बताइए, एक चीज और आप समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहाँ पे 5 5 5 लिख दिया, तो क्या इसमें कोई डिफरेंट है? नहीं डिफरेंट है ना। एक परिमाणात्मक वैल्यू हुआ केवल, लेकिन यदि इसके बाद यदि हमने लिख दिया मीटर, किलोग्राम, समझ में आ रहा है, केल्विन, तब क्या हुआ, इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये लेंथ है। लेंथ मतलब लंबाई है, क्योंकि इसके पहले मीटर लगे, बाद में मीटर लग गया। 5 kg ये क्या है, किलोग्राम है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है। केल्विन मतलब ये टेम्परेचर है। तो हमें इसकी पूरी जानकारी कैसे पता चली, जब परिमाणात्मक वैल्यू भी है और मात्रक भी है। मात्रक, परिमाणात्मक मान, समझ में बता रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होती है। तो मापन जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों, पहला परिमाणात्मक वैल्यू और दूसरा मात्रक। बात समझ में आ गया। तो मापन कैसे होगा, समझ में आ गया। तो देखिए अब इसको हम लोग बदल भी सकते हैं। मान लेते हैं ये 100 को लिया n1 और मात्रक को लिया क्या, u1। ये है n2 u2, ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2। ये बात समझ में आ रही है, ये मैंने समझा दिया आपको, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरी चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हमने यहाँ पर लिखा 100 सेंटीमीटर बराबर, इसी को लिखते हैं 1 मीटर, दोनों तो बराबर रहे। परिमाणात्मक वैल्यू जितना बड़ा होगा, याद रखेंगे, परिमाणात्मक वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका जो मात्रक है उतना ही छोटा होगा। ठीक है, ये देखिए, परिमाणात्मक वैल्यू जितना छोटा होगा उसका मात्रक उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि 1 मीटर सेंटीमीटर से 100 गुना होता है कि नहीं होता है। यानी कि परिमाणात्मक वैल्यू तो कम है, लेकिन इसकी जो मात्रक है वो बड़ी होती है। जैसे कि हम और क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में देख लेते हैं। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। देखिए ये परिमाणात्मक वैल्यू 1000 है, यहाँ पे परिमाणात्मक वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जिसका वैल्यू परिमाणात्मक वैल्यू ज्यादा होता है उसका मात्रक छोटा होता है, जिसका परिमाणात्मक वैल्यू छोटा होता है उसका मात्रक, ये दोनों बराबर तो है, इसी को हम लिखते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है। अब अगर इसको हम लोग इस प्रकार से करें, यानी कि हम लिख सकते हैं n व्युत्क्रमानुपाती u। n क्या है भाई, n परिमाणात्मक वैल्यू है, u मात्रक है। ये पहला एक पद्धति है, ये दूसरा पद्धति हम आगे देखेंगे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये पद्धतियां हैं, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या पद्धति, CGS MKS। तो बात समझ में आ रहा है। तो जो n है ये गुणा में है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो व्युत्क्रमानुपात में होगा। तो आप लोग याद रखेंगे जो परिमाणात्मक वैल्यू होता है, परिमाणात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के, याद रखेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा मात्रक होगा उतना छोटा परिमाणात्मक वैल्यू होगा, और जितना छोटा मात्रक होगा उतना व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होता है ना। तो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, 1:1। बात समझ में आ गई। ये आप कॉन्सेप्ट इसको क्लियर रखेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और कॉन्सेप्चुअल चीज आपको बता रहा हूं मैं, ये सारे नोट करना। बहुत सारे बच्चों से सब चीजें नहीं बनती हैं, समझ में आ रहा है ना। आपको पूरी इतिहास बता रहा हूं मेजरमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक, ये आप लोगों ने इतना जान लिया। हाँ, अब अगला टॉपिक हम देखेंगे क्या इसी में से, जैसे कि ये मापन के मात्रक हमने समझ लिया, मापन के लिए मात्रक थी, मापन के मात्रक भी जान लिया, मापन की विधियां जान लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, मात्रकों की विशेषताएं क्या क्या है।
कि मात्रक कैसे कैसे होना चाहिए, मात्रक कैसे कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, मात्रक की विशेषताएं, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहला तो यह होना चाहिए कि जो मात्रक है ये सुपरिभाषित हो, फिक्स हो, सुपरिभाषित की परिभाषा फिक्स होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि ये समय के साथ और स्थान के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर हम मीटर को लिख रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो किसी और देश में, श्रीलंका में या कहीं और जाके हम उसको ऐसा ना हो जाए कि 700 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब उसकी वैल्यू अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है या 1 मीटर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो चाहे हम इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। वो समय के साथ और स्थान के साथ बदलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? ये दूसरी चीज हो गई। और मेन चीज यही है ना, और वह सर्वमान्य हो। सर्वमान्य मतलब हर एक जगह उसकी वैल्यू वही हो, बदलना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हैं क्या आपका उसकी आवश्यकता, ठीक है ना। ये विशेषताएं, सॉरी, मतलब कि मात्रकों की विशेषताएं आपको समझ में आ गई। ये तीनों चारों चीजें आपको ध्यान देने पड़ेंगे। मूल मात्रक, द्वितीय मात्रक मैंने बच्चों आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं, मात्रक पद्धति कितने प्रकार की होती है मात्रक, इन पद्धतियों को हम लोग देखेंगे। मात्रकों की पद्धतियां हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों, जैसे कि MKS, CGS, FPS, है ना। ये सारे पद्धतियां हैं कि जो मापन है, मैं इसको किस प्रकार से हम मापते हैं। अगर CGS होता है तो किस प्रकार से वो क्या होता है, MKS होता है तो क्या होता है, ऐसा ही पद्धति क्या होती है, और FPS, 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, इसमें आपको इतना ध्यान जरूर दें कि जो मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे आज अच्छे से अपने घर में बैठ के। नोट्स लेके नोट्स बनाएं, अच्छे से कंप्लीट करें, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, अभी तुरंत भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, और लाइक करने के बाद उसको शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को ये सब चीजें मिल सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।